हाँ, ये आपका टेस्ट नॉलेज आ गया 5। आपका टेस्ट नॉलेज 5 आ गया। अब देखो ये कुछ बता रहा है, हमें कुछ केस बता रहा है। पढ़ते हैं पहले, ये केस पढ़ते हैं क्या कह रहा है। मिस्टर सनराइज स्टार्टेड अ बिजनेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टेशनरी विद 5 लाख रुपए। ठीक है, एज अ इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखो, धंधा स्टार्ट किया है इसने, धंधा स्टार्ट किया तो 5 लाख रुपए लेकर आया है। साथ ही साथ हम इसके क्वेश्चंस भी देखते जाते हैं कि क्या हमें साथ के साथ क्वेश्चंस का आंसर मिलता जा रहा है नहीं मिल रहा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच सनराइज स्टार्टेड द बिजनेस। जाहिर सी बात है, इसने तो यही बता दिया 5 लाख से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैपिटल मैंने क्या कहा था, जो ओनर का पैसा होता है, ओनर कितने पैसे लेके आया इस बिजनेस में, 5 लाख रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इसका तो आंसर हमें यही मिल गया। इसका आंसर हो गया हमारा 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए से बिजनेस चालू हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑफ विच ही पेड 1 लाख फॉर द फर्नीचर, 2 लाख फॉर बाइंग स्टेशनरी आइटम। अच्छा, 1 लाख का उस 5 लाख में से उसने 1 लाख का फर्नीचर खरीद लिया और 2 लाख का उसने कुछ स्टेशनरी आइटम खरीद लिया। अब देखते हैं, वट आर द फिक्स एसेट्स ही बॉट। क्या उसने उसने फिक्स एसेट्स क्या खरीदी। अब देखो, फर्नीचर क्या फिक्स एसेट्स है, फर्नीचर क्या फिक्स एसेट्स है, हाँ फर्नीचर फिक्स एसेट्स है। क्या स्टेशनरी आइटम हमारे फिक्स एसेट्स है, नहीं बिल्कुल नहीं है। स्टेशनरी आइटम तो लूज आइटम्स होते हैं, वो कोई फिक्स फिक्स थोड़ा होते हैं, वो तो मूवेबल होते हैं, वो होते हैं आपके वो होते हैं, फिक्स एसेट्स होते ही नहीं है वो आपके करंट एसेट्स में आएंगे। तो देखो ये कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, व्हाट आर द फिक्स एसेट्स। भाई उसने उसने फर्नीचर खरीदा, कितने का खरीदा है, 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा है। 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा है इसने, ये आपका फिक्स एसेट्स हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन इससे पूछा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज। इसने कितने वैल्यू की गुड्स कितने वैल्यू की खरीदा। अब देखो ये ना, ये क्या बेच रहा है, सेलिंग ऑफ स्टेशनरी। ठीक है, इसने स्टेशनरी का काम खोला है, इसने स्टेशनरी का काम खोला है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टेशनरी। तो ये जो इसने 2 लाख का ये स्टेशनरी आइटम खरीदे ना, ये इसके लिए इन्वेंट्री बन गई, ये इसके लिए इन्वेंट्री बन गई, तो करंट एसेट्स बन जाएंगे इसके। ठीक है, तो इसने वैल्यू खरीदी है 2 लाख रुपए की, इसने स्टेशनरी खरीदी है, 2 लाख रुपए की स्टेशनरी खरीदी है इसने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं हम। ही एम्प्लॉयड अ सेल्स पर्सन एंड अ क्लर्क। ठीक है, एट द एंड ऑफ द मंथ ही पेड 5,000 एज देयर सैलरीज। इसने सैलरी कुछ सैलरी दी है, 5,000 कुछ सैलरी दी है, जाहिर सी बात है अगर वो एम्प्लॉय करवाएगा तो सैलरी भी देगा। ठीक है, आउट ऑफ द स्टेशनरी बॉट ही सोल्ड, उसने कुछ बेच दिया 1.5 लाख रुपए का फॉर कैश, कैश में कुछ बेच दिया। सम स्टेशनरी फॉर 1 लाख ऑन हिज क्रेडिट बेसिस टू मिस्टर रवि। क्रेडिट पे मतलब क्रेडिटर वो बन गया, डेटर बन गया। हमने उधार बेच दिया उसको, उधार बेच दिया तो मतलब रवि हमको पैसा देगा बाद में। ठीक है, समझ आ गया। सब्सिक्वेंटली ही बॉट स्टेशनरी आइटम और 1.5 लाख फॉर फ्रॉम मिस्टर पीस। फिर इसने एक और स्टेशनरी आइटम खरीदी है 1.5 लाख के मिस्टर पीस से। इन द फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ देर वॉज अ फायर एक्सीडेंट, दो आग भी लग गई, एंड ही लॉस्ट 30,000 वर्थ ऑफ स्टेशनरी। 30,000 का नुकसान भी हो गया। ओके, अ पार्ट ऑफ द मशीनरी विच कॉस्ट 40,000 वर्थ सोल्ड फॉर 45,000। तो मतलब देखो, कुछ 40,000 की स्टेशनरी थी, वो 45,000 में बेच दी। तो अब इसका इसका धंधा तो स्टेशनरी बेचने का था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि कोई ऐसी मशीनरी थी जो कि 40,000 की खरीदी थी, 45 में बेच दी, तो मतलब 5,000 का कुछ फ़ायदा हुआ है। तो अब हम इस फ़ायदे को क्या बोलेंगे, इस फ़ायदे को हम बोलेंगे गेन। क्यों गेन क्यों बोलेंगे, क्योंकि कभी कभी होता है, ये हमारा रेगुलर बिजनेस नहीं है। रेगुलर बिजनेस है हमारा स्टेशनरी बेचना, लेकिन ये अचानक से कुछ ऐसा फ़ायदा हो गया कि 5,000 का हमें फ़ायदा हो गया, तो इसको हम गेन बोलेंगे। तो देखते हैं अब ये क्या क्या पूछ रहा है। हु इज द क्रेडिटर एंड स्टेट द अमाउंट पेबल टू हिम। देखो अब ये पूछ रहा है क्रेडिटर कौन है, किसको हमें पैसे देने हैं। तो देखो, ही बॉट अ स्टेशनरी आइटम और 1.5 लाख फ्रॉम मिस्टर पीस। कुछ हमने ये पीस कुछ 1.5 लाख रुपए के
आइटम खरीदे हमने 1.5 लाख रुपए के, तो ये हमारा 1.5 लाख जो मिस्टर पीस हुआ, ये हमारा वो हो गया मिस्टर पीस। अरे यार एक सेकेंड, 1.5 लाख रुपए के मिस्टर पीस जो है, मिस्टर पीस हमारा क्रेडिटर हो गया। अगला देखते हैं, व्हाट आर द एक्सपेंसेस। व्हाट आर द एक्सपेंसेस। अब देखो एक्सपेंसेस हमारे क्या क्या हुए हैं, एक्सपेंसेस हमें देखने पड़ेंगे हमारे क्या क्या हुआ है। एक्सपेंसेस तो मुझे अभी तक यही दिख रहा है 5,000 का। ये जो एट द एंड ऑफ द मंथ हमने सैलरी पे करी है ना 5,000 की, यही हमारा एक्सपेंसेस है। इससे ज़्यादा तो मुझे एक्सपेंसेस दिख नहीं रहे। तो 5,000 के मैं लिख लेता हूँ सैलरी के एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंस, ये हमारे सैलरी के एक्सपेंस हो गए, ठीक है। और गेन, देखो गेन पूछने लगा, यहाँ गेन पूछने लगा ना, यही। तो गेन लिख लेते हैं हम 5,000 का। कैसे आया ये, 45,000 माइनस 40,000। क्या 45,000, ये 45,000 में बेच दिया हमने 40,000 की जिसकी कॉस्ट थी, तो 5,000 का इन दोनों का फायदा हो गया, इन दोनों के बीच का फायदा हो गया 5,000 रुपये। वट इज लॉस ही इनकर्ड, वट इज द लॉस ही इनकर्ड, ये पूछा कि कितना लॉस इसे इनकर हुआ है। लॉस तो मुझे भाई एक ही दिख रहा है। ये जो इसको ये पहले ये आग लग गई थी ना, फायर एक्सीडेंट हो गया था, 30,000 का इसका सामान जल गया था, तो वो मेरा लॉस हुआ है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 30,000 फायर, फायर वाला, ठीक है। हु इज़ द डेटर, देखो डेटर कौन होता है, जिससे पैसा लेना है। लेना किससे है, मिस्टर रवि से लेना है। ऑन क्रेडिट बेसिस, इसको 1 लाख रुपए का माल बेचा था मिस्टर रवि को, तो इससे 1 लाख रुपए लेने पड़ेंगे हमें। तो 1 लाख रुपए मिस्टर रवि से लेना है, ये हमारा डेटर हो गया मिस्टर रवि, ठीक है। ये हमारा डेटर हो गया मिस्टर रवि, ठीक है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब टोटल, इसने टोटल पूछ लिया, एक्सपेंसेस का भी और लॉसेस का, दोनों का मिला के। तो देखो एक्सपेंस, एक्सपेंस हमारा कितना था, एक्सपेंस हमारा ये रहा, सैलरी एक्सपेंस 5,000। देखो ये रहा हमारा सैलरी एक्सपेंस, एक्सपेंस हमारा 5,000 सैलरी का, और 30,000 ये लॉस, ये लॉस हमारा 30,000, तो दोनों को मिला के हो गया हमारा 35,000। 35,000 हमारा ये हो गया, 30,000 प्लस 5,000, ठीक है। अब ये कह रहा है डिटरमाइन द फॉलोइंग आर द एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये तो फालतू का पॉइंट है कि डिटरमाइन करो एसेट्स एंड लायबिलिटी कौन कौन सी है। ये तो आप लोग वैसे भी कर लोगे, इसकी कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो आपका ये भी ख़त्म हो गया। आपका ये कौन सा है, टेस्ट नॉलेज का 5, ठीक है। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, अब ये आपके क्वेश्चन रिटर्न वाले क्वेश्चन आ गए जो आपके प्रैक्टिस के होंगे। मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक बता देता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इसमें तो देखो प्रैक्टिस लिख के ही होगी, जब चीज़ें याद होगी तभी आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, और तभी आपको करने चाहिए। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे तुझे बोला डिफाइन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है, वही अकाउंटिंग एक आर्ट है। लेक्चर 1 में जाना सीधा, वहाँ पर देखना, इसको मैंने लेक्चर 1 में बताया, अकाउंटिंग एक आर्ट है, ठीक है। ये चीज़ वहाँ से हो जाएगी। इसकी मेमोरी टेक्निक याद कर लेना, अकाउंटिंग एक आर्ट है। अमेरिका वालों ने कहा अकाउंटिंग एक आर्ट है, जिसमें हम रिकॉर्ड, क्लासीफाई, ये सब सीखते हैं, ठीक है। वो आपको देखना पड़ेगा। ये हो गया। स्टेट द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के एंड प्रोडक्ट क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। देखो हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है अकाउंटिंग करने का, कि हम अपनी पोजीशन जान पाएँ। पोजीशन कैसे जानेंगे, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का मतलब क्या, हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, P&L बना रहे हैं, ये सब बना रहे हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें हम बैलेंस शीट लिख सकते हैं, P&L लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब हम इसमें लिख सकते हैं कि हमारा अल्टीमेट, हमारा एंड प्रोडक्ट हमारा फाइनेंशियल करने का यही है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने का। एमरेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग, देखो ऑब्जेक्टिव साफ साफ बता रखे आपको मैंने, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं अकाउंटिंग के।
रिकॉर्ड करना, ठीक है, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, यूज़र तक इन्फॉर्मेशन देना, पोजीशन अपनी पोजीशन पता करना, ये सब हमारे वो होते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन पता करना, ये सब हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये भी मैंने आपको क्लास में बता रखा है, क्लास में जाके देखना, सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। हु आर द यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अब ये कह रहा है यूजर्स कौन कौन होते हैं, ये भी मैंने आपको बता रखा है। इंटरनल यूजर होते हैं और एक्सटर्नल यूजर होते हैं, दो तरह के यूजर्स होते हैं। ये हो गया। इससे द नेचर ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द लॉन्ग टर्म लेंडर्स, देखो ये एक जनरल पॉइंट आ गया कि कैसी इन्फॉर्मेशन हमारे लॉन्ग टर्म लेंडर्स को चाहिए, मतलब जो दूर का पैसा लगाना चाह रहे हैं हमारे बिजनेस में, उनको कैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई। उसको चाहिए दूर, मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ हैं, हमारे हम क्या क्या प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहे हैं, हमारे आने वाले वो क्या प्लान्स, क्या एक्सपेंशंस, क्या क्या, ये सब इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए। इस नेचर की इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए। हु आर द एक्सटर्नल यूजर ऑफ द इन्फॉर्मेशन, देखो बार बार वही सेम बात बार बार पूछता है, एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं। इंफॉर्मेशन नीडेड बाय इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द मैनेजमेंट की नीड्स क्या है इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। वही सिमिलर पॉइंट्स उठा उठा के बार बार पूछेगा। ये तो देखो आपको जब आप अपना लेक्चर रेडी कर रहे होंगे ना, आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएगी जब आप लेक्चर देखोगे। 3 एग्जाम्पल ऑफ रिवेन्यू, ये भी सब करा रखे हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, देखो डेटर क्रेडिटर के बीच में, प्रॉफिट और गेन्स के बीच में ये डिफरेंसेस में मैंने आपको करा रखे हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल, डू यू एग्री, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, ये तो हमारा रूल भी है कि कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। विद द स्टेटमेंट गिव 2 रीजन बता देना। इफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट क्लियरली प्रेजेंटेड, विच ऑफ द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वायलेटेड, मतलब मान लो वो क्लियरली प्रेजेंटेड नहीं है, मतलब जैसा हम समझाना चाह रहे हैं वो वैसा सामने वाले समझ नहीं पा रहे, तो कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगी वो हर्ट होगी। अंडरस्टैंडेबिलिटी, इसमें मैं लिख देता हूँ अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि मतलब सामने वाला समझ नहीं पा रहा जो मैं उसको समझाना चाह रहा हूँ, तो मतलब अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं है क्वालिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। द रोल ऑफ द अकाउंटिंग हैज चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, डू यू एग्री, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ। क्यों? क्योंकि पहले हम सिर्फ अकाउंटिंग पे ध्यान देते थे, अब हमें कम्युनिकेशन पे भी ध्यान देना है। अब हमें अब जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है बिजनेस में, उसमें कई सारी डिफरेंसेस, नए नए कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, ट्रांजैक्शन बढ़ रही है, तो ये सब हो रहा है, तो इसलिए हमें नया नया वो भी करना है, चेंजेस लाने हैं अकाउंटिंग में भी। गिविंग एग्जाम्पल ईच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग टर्म्स, फिक्स्ड एसेट्स, देखो ये सब के एग्जाम्पल मैंने आपको क्लासेस में बता रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। डिफाइन रिवेन्यूज एक्सपेंसेस, डिफाइन रेवेन्यू, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, देखो गिविंग एग्जांपल एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग टर्म्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, आपको बता रहा है, फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, पैसा आ सकता है या आने वाला है। रिवेन्यू क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको बता रखा है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको बता रखा है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज क्या होती है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। कैपिटल क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। एग्जैक्टली सारी चीज़ें कवर है, आपको बस ध्यान से चीज़ें देखनी है, समझनी है। एग्जैक्टली आपको इतना मतलब क्लियरिटी के साथ समझ आएगा, ये आपको अब आप खुद देख रहे होंगे, जिसने अभी तक मेरे को फॉलो किया है वो खुद वो खुद समझ पा रहा होगा कि ये क्या है, ये बच्चों वाला है, ये सब कुछ मैंने 50 बार आपको बता रखा है। रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस बता रखे, देखो डिफाइन रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, ये भी आपको बता रखा है। रिवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं। What is the primary reason for business students and other to the familiarize themselves with the accounting discipline? देखो ये प्राइमरी रीजंस क्या होते हैं फॉर द बिजनेस स्टूडेंट एंड अदर फैमिली। ये देखो ये कहानी वाला आ गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही रेयर पेपर में आते हैं, क्योंकि इसमें कहानी लिखनी पड़ेगी। रीजन क्या है कि बिजनेस स्टूडेंट एंड अदर फैमिलाइज देमसेल्फ विद अकाउंटिंग डिसिप्लिन, मतलब एक बिजनेस स्टूडेंट को अपने अपने को मतलब खुद को एक अकाउंटिंग, उसको भी अकाउंटिंग की नॉलेज क्यों नहीं चाहिए, मतलब ये पूछना चाह रहा है। उसके प्राइमरी रीजंस क्या है, ठीक है।
तो ये इसको आप बना बना के लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कुछ कहानी, कोई रॉकेट साइंस है, नॉर्मल क्वेश्चन है। अब देखो ये लॉन्ग आंसर्स आपके आ गए। व्हाट इज अकाउंटिंग, वही बात। ऑब्जेक्टिव, वही बात। अकाउंटिंग आपको बता दिया, ऑब्जेक्टिव भी आपको पूरे बता रखे हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर विच इज नेसेसिएटेड सिस्टमेटिक अकाउंटिंग, मतलब ये पूछ रहा है कि ऐसे फैक्टर्स बताओ जो कि नेसेसिएट करे सिस्टमेटिक अकाउंटिंग को। मतलब ऐसे फैक्टर बताओ कि विच नेसेसिएटेड सिस्टमेटिक अकाउंटिंग, मतलब किसकी वजह से सिस्टमेटिक अकाउंटिंग हमें करनी पड़ रही है। तो कुछ फैक्टर्स है। तो देखो, एक सेकेंड, थोड़ा सा पानी पी लो। देखो कुछ फैक्टर्स जिनकी वजह से हमें सिस्टमेटिक अकाउंटिंग पढ़नी पड़ रही है, तो मैं कुछ आपको फैक्टर्स बता देता हूँ। जैसे आपके हो गया ग्रोथ इन बिजनेस, ग्रोथ इन बिजनेस हो गया, और आपका कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी इन इन बिजनेस, ट्रांजैक्शंस लिख लो, इन बिजनेस लिख लो, कॉम्प्लेक्सिटी इन ट्रांजैक्शंस। लीगल रिक्वायरमेंट हो गया, लीगल रिक्वायरमेंट। इसके बाद आपका ग्लोबलाइजेशन हो गया। फिर इसके बाद आपका नीड्स इन डिसीजन मेकिंग हो गया। ये कुछ फैक्टर्स है, ये कुछ फैक्टर्स है जिसमें जिसकी वजह से जरूरी हो जाता है सिस्टमेटिक अकाउंटिंग करना कि बिजनेस में ग्रोथ मतलब बिजनेस में ग्रोथ आ रही है। आजकल की दुनिया में ट्रांजैक्शंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई, मतलब लोग इधर से उधर को ट्रांजैक्शन को घुमा रहे हैं। लीगल रिक्वायरमेंट, लॉस को मतलब लीगली मतलब लीगल हमारी रिक्वायरमेंट की वजह से हमें सिस्टमेटिक चलना पड़ता है अकाउंटिंग को लेके। ग्लोबलाइजेशन, मतलब दुनिया में हर कोई इधर से उधर ट्रांजैक्शन कर रहा है, बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहा है। इंडिया में बैठे हुए हम यूएस में धंधा कर रहे हैं, यूएस में बैठे हुए इंडिया में धंधा हो रहा है। तो ये इस वजह से नीड्स इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग की नीड्स की वजह से। ठीक है। डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशनल नीड्स ऑफ द एक्सटर्नल यूजर्स, वही कहानी घूम के, एक्सटर्नल यूजर्स को इंफॉर्मेशन नीड्स क्यों है। व्हाट डू यू मीन बाय एसेट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट, पूरा बता चुका हूँ आपको। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द गेन एंड प्रॉफिट, डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू टर्म्स, ये भी बता चुका हूँ, गेन और प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस। एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, पूरा बता चुका हूँ, पूरा मेमोरी टेक्निक के साथ याद करा चुका हूँ। लेक्चर देखना, आपको मज़ा आएगा, आपको एकदम फील आएगा कि भाई क्या बात है, मज़ा आ गया। डिस्क्राइब द रोल ऑफ अकाउंटिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड, देखो मतलब अकाउंटिंग का रोल क्या है मॉडर्न वर्ल्ड में, बहुत बहुत मतलब वो है रिकॉर्डिंग रखना, आपका सही पिक्चर देना, और हमारे ग्लोबलाइजेशन है, हम कोई चीज़ छुपी नहीं है, मतलब ट्रांसपेरेंसी देना, ये सब हमारे रोल्स है मॉडर्न वर्ल्ड में। देखो ऐसे जो ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत ही रेयर आते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, आप जजमेंटल होना पड़ता है थोड़ा सा। मतलब आप एक तरह से आप कुछ अपना अपना बना के दिमाग से थोड़ा सोच के आप कुछ भी लिख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फिक्स इनके पीछे कोई फिक्स वो है, टर्म्स है, कोई कोई फिक्स आंसर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो ये कुछ आया है, कुछ एक्टिविटी आई है, टिक करना है द अप्रोप्रिएट वन। ठीक है, हमें अप्रोप्रिएट वन को टिक करना है, अभी कर देते, टिक कर देते अप्रोप्रिएट वन को। कहाँ गया पेन, ये रहा। मशीनरी, मशीनरी हमारा ये पूछ रहा है
करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट लायबिलिटी है। तो देखो मशीनरी तो हमारा ऑलवेज नॉन करंट एसेट होता है। मशीनरी हमारा नॉन करंट है, जाहिर सी बात है, करंट एसेट्स तो हो नहीं सकता मशीनरी। क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स हमारे क्या है, करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी। देखो दोनों हो सकते हैं, हो दोनों सकते हैं, कोई नहीं है, कोई ऐसा क्रेडिटर है जो कह रहा है 1 साल बाद दूंगा, लेकिन हम मतलब जो जनरली टर्म्स में देखा जाए तो करंट होती है, क्रेडिटर्स करंट होते हैं। कैश एंड बैंक ऑलवेज करंट एसेट्स। गुडविल, गुडविल देखो गुडविल क्या होती है, ऑलवेज नॉन करंट होती है, नॉन करंट एसेट होती है गुडविल हमारी। एक दिन में तो कभी गुडविल का पैसा मिलेगा नहीं, आने वाले सालों में उसका रियलाइजेशन होता है कि हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स मिलेंगे। बिल्स पेबल, देखो करंट लायबिलिटीज भी हो सकती है, नॉन करंट लायबिलिटीज भी हो सकती है, लेकिन जनरली हम करंट बोल लेंगे इसको। लैंड एंड बिल्डिंग नॉन करंट एसेट्स। फर्नीचर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नॉन करंट एसेट्स। मोटर व्हीकल नॉन करंट एसेट। इन्वेंट्री ऑलवेज करंट एसेट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स करंट भी हो सकती है, नॉन करंट भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, ऐसा कोई नहीं है। इन्वेस्टमेंट करंट भी हो सकती है, नॉन करंट भी हो सकती है। लोन फ्रॉम बैंक करंट लायबिलिटी भी हो सकती है, नॉन करंट लायबिलिटी भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। सन्डी डेटर्स करंट एसेट्स। पेटेंट्स नॉन करंट। एयर कंडीशनर नॉन करंट। लूज टूल्स करंट। तो ये हमारे कुछ वो है, इसको समझना ज़्यादा कोई टेक्निकल नहीं है, नॉर्मल तरीके से मैंने समझाया है। एक बार लॉजिक लगाओगे इसके पीछे का, जो मैंने आपको क्लास में लॉजिक दिया है, उस हिसाब से एक एक करके चीज़ों को सोचना, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी कि मैंने किस लॉजिक से ये आपको चीज़ें बताई है। तो अभी के लिए बस इतना करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। फिर आगे का सेकंड चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। चलो तब तक के लिए आपको पता है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और जितना हो सके वीडियो को फैलाना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करना मत भूलना बिल्कुल भी। चलो बाय बाय, मिलते हैं, बाय बाय।